नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेल्फ एंड अवसर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आज हम देखेंगे 16 मई 2023 के करंट अफेयर्स और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट पर्सन, कोई स्पोर्ट्स हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसके विषय में जानेंगे और फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस और इकोनॉमी सेक्टर की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारी टीम की तरफ से, हमारा जो चैनल है सेल्फ एंड अवसर, उसकी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए एक सूचना थी, तो वो सूचना मैं पहुँचा देती हूँ अब तक। हाँ, सूचना ये है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं लेकिन वीडियोस हमारे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक न्यू खबर सूचना ये है कि जो हमारी टीम है सेल्फ एंड अवसर की, वो बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए तमाम ये न्यूज़ वगैरह कवर करती है और फिर शाम को उसे हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए या फिर किसी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए किसी कोचिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए कंपलसरी कहा ही जाता है। और बिना न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बेहद मुश्किल है और एक तरीके से संभव भी नहीं है। ठीक है, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी बच्चे को कि वो बिना न्यूज़पेपर रीडिंग के वो उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना तो आपके लिए कंपलसरी ही है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मेनली उसमें ये बताया जाता है दी हिंदू, दी इंडियन एक्सप्रेस, दी इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड और फिर लास्ट में एक PIB। ठीक है, तो ये सारे जो 4-5 ऑप्शन अभी मैंने बताया आपको, इसे आपको कवर करने में, इसे पढ़ने में और इसके बाद इसमें से सबसे पहले तो आपको तलाश करना होता है कि आपके इम्पोर्टेंस की चीज़ इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी इसमें नहीं पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको एक नोट्स बनाते हो, उसे याद करते हो, उसे पढ़ते हो, तो उसमें आपको लगभग 2 से ढाई घंटे चले जाते हैं। तो उस समय को बचाने के लिए ही हमारी टीम जो है वो आप लोगों को सारे जो कंपोनेंट्स है, सारे जो न्यूज़ है आपके इम्पोर्टेंस के, वो एक साथ एक समय पे लाके आपको देती है, जिससे आपके नोट्स भी आसानी से बन जाएं और आप हमारे साथ स्टडी करते हुए आपको वो चीज़ें समझ भी आ जाए। तो इसलिए यदि आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने व्यवसाय या जॉब के साथ रहते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो यह हमारा सेल्फ एंड अवसर प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो प्लीज़ इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब आपको पूरी बातें समझ में आएंगी, अन्यथा सारी चीज़ें वेस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम हमारी टीम की तरफ से एक छोटी सी सूचना थी। और दूसरी बात, यदि आप एक स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी एक देश के नागरिक होने के नाते आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए कि देश के भीतर और बाहर क्या हो रहा है। तो उसके लिए भी आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल के वीडियोस देखा करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो पहली खबर है, माफ़ कीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट डे है आज हमारा, वो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2023। ठीक है, आज क्या है? 16 मई। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई। ठीक है, साइड में आप एक पिक देख रहे होंगे, 16 मई नेशनल डेंगू डे, और एक मच्छर है उसमें बड़ा सा एक क्रॉस लगा हुआ है। तो आप इसे अपने माइंड पे सेट कर लीजिए कि 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। ठीक है, और ये है हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोगों में डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने की एक पहल है। ठीक है, किसके द्वारा ये पहल शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह सरकार और लोगों को डेंगू के खिलाफ आवश्यक सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और भारत में हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली और जम्मू कश्मीर इस बीमारी के मुख्य संक्रमित राज्य हैं। और अब इसमें बताया गया कि डेंगू क्या है। तो डेंगू एक वायरस है, DENV
1-4 सीरोटाइप डेन 1, ये उसके पूरे ये जो बताए गए हैं इसके पूरे मानक हैं और इसके कारण होने वाली एक वायरल बीमारी हो जाती है। यह 4 डेंगू विषाणुओं में से किसी एक से संक्रमित एंडीज एजिप्टी मादा मच्छर जो पित्त, ज्वर, जीका विषाणु और चिकनगुनिया भी संचारित करती है कि काटने से फैलता है। ठीक है, एक मादा मच्छर होती है संक्रमित एडीज इजिप्टी मादा मच्छर जो कि पित्त, ज्वर, जीका विषाणु और चिकनगुनिया से संचारित करती है। इससे भी इसके काटने से, इस नाम के मादा मच्छर के काटने से आपको ये भी संक्रमण आपके शरीर पे पहुंच सकता है। और इसके बाद आपको तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द डेंगू के कुछ सामान्य लक्षण हैं। डेंगू का पहला टीका डेंगवैक्सिया सनोफी डेंगू का पहला टीका डेंगवैक्सिया सनोफी पाश्चर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डेंगू की कुछ जानकारी बताई गई है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सिक्किम ने 16 मई 2023 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। किसने मनाया? सिक्किम ने। अब जानते हैं इसके बारे में। तो नामग्याल वंश ने 17वीं शताब्दी में सिक्किम साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और यह 1890 में ब्रिटिश भारतीय की एक रियासत बन गया था। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में किसने सिक्किम साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नामग्याल वंश। देखिए यहाँ से आपको हिस्ट्री की पॉइंट्स, हिस्ट्री की जो टॉपिक्स है वो भी रिलेट करते बनेगा, आप वो भी साथ में रिलेट करते जाइए। तो नामग्याल वंश ने 17वीं शताब्दी में सिक्किम साम्राज्य की स्थापना की थी और यह 1890 में ब्रिटिश भारतीय की एक रियासत बन गया। अब 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू हुआ, फिर बीच में क्या हुआ, फिर 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब समारोह के हिस्से के रूप में राज्य कौशल विकास विभाग द्वारा स्किल गैप असेसमेंट स्टडी ऑफ सिक्किम नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। तो यहाँ पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया जा रहा है जिसका नाम है स्किल गैप असेसमेंट स्टडी ऑफ सिक्किम। इस पुस्तक का विमोचन किया गया है किसके द्वारा? राज्य कौशल विकास विभाग द्वारा। इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसे हम पढ़ लेते हैं। सिक्किम भूटान, नेपाल, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किसके किसके साथ? भूटान, नेपाल, चीन और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ और पश्चिम बंगाल, ये चारों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, सिलीगुड़ी कहाँ है? बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है और ये उसके कॉरिडोर के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। सिक्किम को धान की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, धान की घाटी, धान का कटोरा नहीं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ और धान की घाटी सिक्किम। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पर, धान की घाटी सिक्किम, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। तो सिक्किम को धान की घाटी के नाम से जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के ज़िले कितने हैं? तो सिक्किम में 6 ज़िले हैं। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। राज्यसभा सीट है यहाँ पर 1, लोकसभा सीट है 1 और सिक्किम में विधानसभा सीटें हैं 32। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा, एक यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत भी बताया गया है और उसका नाम, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? खांगचेनजोंगा। ठीक है, ये वहाँ का नाम है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे न्यूज़ है 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 16 मई 2023 से फ्रांस में शुरू हुआ। तो समारोह आधिकारिक तौर पर जॉनी डेप अभिनीत फिल्म जी डू बेरी के विश्व प्रीमियर के साथ शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 12 दिवसीय कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। द एलिफेंट विस्पर्स फेम की फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा, भारतीय अभिनेत्री मानुषी छिल्लर और ईशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कंगाबम तोम्बा उनके साथ है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन विषय के साथ भारतीय मंडप की अवधारणा और डिज़ाइन तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ खास चीज़ें बताई गई है, 2-3 पॉइंट्स है इसमें। आप यदि नोट्स बना रहे हैं तो उस नोट्स में इसे आप अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कांस फिल्म समारोह क्या है? अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कांस फिल्म समारोह क्या है। तो यह एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है। यह कांस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। यह बिग 3 प्रमुख यूरोपीय फिल्म समारोह में से एक है। इसमें दुनिया भर के विचित्र चित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों की समीक्षा की जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है और इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद उपयोगी है, और ये हैं जयंत वी नालिकर। ठीक है, ये हैं जयंत वी नालिकर और इन्हें प्रथम ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कौन है ये और किस प्रकार से इन्हें दिया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर इनका पूरा नाम है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर ने पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। ASI, ठीक है, ASI मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपंकर बनर्जी ने प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को पुरस्कार प्रदान किया है। पुरस्कार की घोषणा IIT इंदौर में आयोजित ASI की 41वीं बैठक में की गई। प्रोफेसर नालिकर ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। यूनिवर्स के अध्ययन के लिए इन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया है। और नालिकर हॉयल सिद्धांत सहित खगोल भौतिकी के विभिन्न पहलुओं को समझने में योगदान दिया है। ठीक है, तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों हमारे देश के लिए। तो इनका नाम आपको बहुत ही ध्यान रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है इनका नाम आपके लिए ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और पहली चीज़, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन लोगों में से एक थे जिन्होंने भारत में ब्रह्मांड विज्ञान में शोध शुरू किया है। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम और अनुसंधान शुरू करने का विचार दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत में ब्रह्मांड विज्ञान में शोध शुरू भी किया है और उन्होंने भारत के विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम और अनुसंधान शुरू करने का विचार भी दिया है। उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण काम है इनके द्वारा, जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन्होंने गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, अब ये प्राप्त किया है और ये पहले व्यक्ति हैं। अब जान लेते हैं कि गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के प्रति विशेष। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह प्रतिष्ठित भारतीय खगोलविदों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 2022 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा स्थापित किया गया था। 2022 में स्थापित हुआ है, इसलिए अभी 2023 में जो मिलने वाला अवार्ड है ये इनके लिए पहला था। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका और एक नगद पुरस्कार होता है। पुरस्कार का नाम प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया है और गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो और खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। यदि आपसे सवाल किया जाए, सही से सवाल आया एग्जाम में, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप कौन है या क्या है उनका योगदान, तो गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है और वह नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के संस्थापक निदेशक भी थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर है, सभी चिकित्सा व्यवसायी अब एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर के तहत कवर किए जाएंगे। ये नेशनल न्यूज़ से संबंधित होगा आपके लिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने मेडिकल प्रैक्टिशनर को पंजीकरण और मेडिसिन प्रैक्टिस लाइसेंस विनियम 2023 शीर्षक से एक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार नेशनल मेडिकल रजिस्टर में पंजीकरण के लिए भारतीय और विदेशी दोनों मेडिकल स्नातकों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट
नेक्स्ट, जिसे शॉर्ट में हम नेक्स्ट कहते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना अनिवार्य हो गया है। देश के सभी पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर होगा। ठीक है, अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि इसमें सभी राज्य रजिस्टरों की पंजीकृत चिकित्सकों की सभी प्रविष्टियां होंगी जिनका रखरखाव राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाता है। मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस 5 साल के लिए दिया जाएगा। 5 वर्ष के बाद चिकित्सकों को राज्य चिकित्सा परिषद के माध्यम से लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। एनएमसी ने लाइसेंस से इनकार, लाइसेंस के हस्तांतरण, पंजीकरण हटाने और बहाली आदि की प्रक्रिया भी निर्धारित की है। ठीक है, चलिए अब आगे एक न्यूज़ है, उसमें है भूपेंद्र यादव द्वारा एक मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च किया गया है। साइट पे आप एक सेलफोन का डिस्प्ले देख रहे होंगे या पिक देख रहे होंगे, उसमें बताया गया मेरी लाइफ। तो यहाँ पर है भूपेंद्र यादव द्वारा एक मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च किया गया। तो कौन है भूपेंद्र यादव? तो ये हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है और इनके द्वारा नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप लाइफ की अवधारणा से प्रेरित है जिसकी परिकल्पना COP26 में प्रधानमंत्री ने की थी, जिसमें नासमझ और व्यर्थ उपभोग के बजाय सचेत और सुविचारित उपयोग पर जोर दिया गया है। ठीक है, और 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने केवडिया गुजरात में मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली की शुरुआत की थी। इससे सरल कार्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिशन लाइफ के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय है। लाइफ के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर समर्थन और जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान में 1 महीने का जन अभियान चल रहा है और 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। मंत्रालय ने एक सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग प्रारूप तैयार करने के लिए लाइफ के 2 समर्पित पोर्टल विकसित किए हैं ताकि लाइफ पर हो रही प्रगति पर नज़र रखा जा सके। और ये जो 2 पोर्टल है वो है, इसमें से पहला है मिशन लाइफ पोर्टल। मिशन लाइफ पोर्टल तक खुली पहुंच है और इसे 100+ क्रिएटिव वीडियो और ज्ञान सामग्री को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा पोर्टल है मेरी लाइफ पोर्टल को मंत्रालयों और संस्थानों के लिए इवेंट रिपोर्ट अपलोड करने और जन संगठन अभियानों की प्रगति की जानकारी के लिए विकसित किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ है, आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई RNU का 67वां स्थापना दिवस 15 मई 2023 को आयोजित किया गया था और इसे किसके सहयोग से आयोजित किया गया? इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से मनाया गया। ठीक है, आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई के 67वें स्थापना दिवस समारोह में आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने शिरकत की। RNU के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने स्मारिका आकाशी बत्रा का विमोचन किया। आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई ने 15 मई 1975 को समाचार प्रसारित करना शुरू किया था। दोस्तों याद रखिएगा, आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई ने 15 मई 1975 को समाचार प्रसारित करना शुरू किया था और ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान के रेजिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव प्रशांत बोरकाकोटी ने कहा कि आकाशवाणी ने बागजान की घटना के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बागजान की घटना गैस और तेल रिसाव को संदर्भित करती है जो 27 मई 2020 को असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान ऑयल फील्ड में हुई थी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जो न्यूज़ है वो है इकोनॉमी से। केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड पर विंडफॉल लेवी घटाकर शून्य कर दिया है। क्या है पूरी चर्चा? 16 मई 2023 से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन लेवी अप्रत्याशित लाभ कर। ठीक है, विंडफॉल गेन लेवी क्या होती है? अप्रत्याशित लाभ कर लागू नहीं होगी। इसे बदलाव से पहले विंडफॉल गेन लेवी की दर 4,100 रुपये प्रति टन थी। मांग में वृद्धि और कीमतों में परिणामी वृद्धि के साथ सरकार फिर से शुल्क लगा सकती है।
विंडफॉल गेन लेवी में कटौती से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जैसी कंपनियों को फायदा होगा। अप्रत्याशित लाभ लेवी को तकनीकी रूप से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है। SAED उन संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिनका वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में 2 मिलियन बैरल से कम है। भारत ने सबसे पहले पिछले जुलाई में अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था। पिछले 2 हफ्तों में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है। वित्त वर्ष 2023 के लिए SAED का कुल संग्रह 25,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है इंटरनेशनल न्यूज़, जो है कंबोडिया के सिहानो कबीले में भारतीय नौसेना के जहाज़ों की यात्रा 14 मई को संपन्न हुई। आसियान देशों में भारतीय नौसेना की एक हिस्से की तैनाती के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज़ दिल्ली और सतपुड़ा 11 से 14 मई 2023 तक कंबोडिया के सिहानो कबीले के दौरे पर थे। रियर एडमिरल गुरुचरण सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान में भारतीय नौसेना के जहाज दौरे पर थे। 3 दिवसीय पोर्ट कॉल ने भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों और कंबोडिया साम्राज्य के साथ तेजी से बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित किया। मानवीय सहायता और आपदा राहत और अग्निशमन पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए। ठीक है, और इसके अभी बताया जा रहा है भारत कंबोडिया संबंध। तो कंबोडिया के साथ भारत राजनयिक संबंध 1952 में स्थापित किए गए थे। 1975 में नरसंहार शासन कहे जाने वाले खमेर रूस शासन के नियंत्रण में आने के बाद जो भारत और कंबोडिया के जो संबंध थे वो बाधित हो गए थे। पीस कीपिंग और डैमिंग मॉड्यूल में रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैप्सूल के संचालन के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग जारी रहा। इसमें ITEC के तहत रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक द्वारा जहाज यात्राएं भी शामिल हैं। नवंबर 2016 में भारतीय तटरक्षक जहाज सम्राट ने सद्भावना यात्रा पर सिहानो को कबीले का दौरा किया और भारतीय पक्ष ने कंबोडियन को 15 माइन स्निफर डॉग उपहार में दिए थे। सितंबर 2016 में दोनों पक्षों ने अनुभव, ज्ञान, विशेषज्ञता और अध्ययन यात्राओं के आदान प्रदान के माध्यम से मानव संसाधन विकास को संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। तो दोस्तों, ये थी सेल्फ एंड अवसर की पूरी टीम की ओर से आपके लिए एक प्रयास, और ये प्रयास आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जाएं और वहाँ पर अपने कमेंट लिखें। और आपको अन्य किसी विषय पे भी जानकारी चाहिए, जैसे GS GK से रिलेटेड कोई भी विषय हो तो उसमें आप ज़रूर लिखें। बहुत जल्दी हम GS और GK के भी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, बेनिफिशियली रहे, तो आप प्लीज़ इसे आगे भी शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।